नमस्कार, मेरे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप जानते हैं कि मैं टाइम टू टाइम डिसेबिलिटी से रिलेटेड कुछ नए विषय से रिलेटेड मैं आपको कुछ ना कुछ एक नए वीडियो के रूप में कुछ सामग्री आपको प्रस्तुत करती हूँ। आज इसी श्रृंखला में हम बात करेंगे कि मानसिक अक्षमता या मेंटल डिसेबिलिटी या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और भी बहुत से नामों से इसको जाना जाता है। ये क्या होती है? इसके क्या लक्षण होते हैं? क्यों होती है ये? और साथ ही साथ जब ये हो जाती है या किसी बच्चे को मानसिक अक्षमता है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पेरेंट्स को एज़ अ पेरेंट्स क्या करना चाहिए? एज़ अ टीचर क्या करना चाहिए? एज़ अ थेरेपिस्ट क्या करना चाहिए? इस सब के बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो पोर्शन वीडियो है, ये इस मानसिक अक्षमता का एक भाग है। क्योंकि ये इतना बड़ा विषय है कि आपको एक वीडियो में मैं नहीं बता पाऊँगी। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा-थोड़ा हम बातचीत करते भी जाएँ और इसको हम इस विषय को डिटेल में डिस्कस करें। आपकी जो भी क्वेरीज़ होती हैं, आप या तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए मुझे या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे दे सकते हैं क्वेश्चन, तो मैं उसका आंसर आपको वीडियो के रूप में दे दूँगी। ये भी एक क्वेश्चन आया था मेरे पास, कुछ बीएड स्टूडेंट हैं, उनकी तरफ से क्वेश्चन आया था कि हम इस विषय की जानकारी हम कैसे करें और इसको डिटेल में हम कैसे समझें? तो वैसे तो खैर मैं इस विषय को पढ़ाती हूँ, तो वो बच्चे तो मेरे पास जो आते हैं वो तो पढ़ ही लेते हैं, समझ ही लेते हैं, लेकिन सब तो पॉसिबल नहीं है। तो सबके लिए मुझे लगा कि मैं इस तरह से इस विषय को ज़्यादा अच्छे से आपको समझा पाऊँगी। तो चलिए चलते हैं। आज का विषय हमारा जो रहेगा बौद्धिक विकलांगता, मानसिक मंदता, मानसिक अक्षमता, मेंटल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, आईडी, बहुत से नामों से इसको जाना जाता है ना? इसकी हम बात करते हैं आज कि बौद्धिक विकलांगता होती क्या है और ये इसके लिए कौन-कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। बौद्धिक विकलांगता या मानसिक मंदता या मानसिक कमी, मानसिक उपसामान्यता यानी कि सामान्य से थोड़ा डाउन लेवल है और मानसिक बाधा जैसे शब्द एक ही स्थिति को संदर्भित करते हैं। ये सब कुल मिला के इसी बात को इंगित करते हैं कि जो बच्चा है या व्यक्ति है विशेष, वो सामान्य जैसा व्यवहार, सामान्य जैसा कामकाज करने में अक्षम है। अतीत में बहुत सारे शब्द इस्तेमाल किए जाते थे, जैसे अमेंशिया, मूर्खता, कमजोर दिमाग, मूर्ख, मूर्ख और आइलग्लोफेनिया। और ये शब्द जो हैं वो अब कम यूज होते हैं। हालांकि हम थोड़े टाइम पहले अगर 5-6 साल पहले की हम बात करें तो इस अक्षमता के लिए एक शब्द यूज होता था, मेंटली रिटार्डेड। आजकल उसको भी, उस शब्द की जगह भी हमने इसको दे दिया इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, आईडी। ठीक है, तो इस तरह से हम धीरे धीरे कुछ नए नए प्रयोग इसमें कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ परिभाषाएं इसकी पहले देख लें, क्योंकि जब आप किसी विषय के बारे में जानते हैं और इसको लिखना चाहते हैं क्वेश्चन आंसर के रूप में, तो आपको परिभाषाओं की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, उसके डेवलपमेंट की भी आवश्यकता पड़ती है कि ये विषय कैसे डेवलप हुआ और कैसे इसका विस्तार हुआ, मध्ययुगीन क्या था, बाद में क्या हुआ, मॉडर्न में क्या है, वो सब आपको जानकारी पड़ती है। तो सेंग्विन जो है, 1907 में सेंग्विन महोदय ने एक परिभाषा दी कि सभी नवजात शिशुओं में मस्तिष्क की विकास क्षमता समान थी, लेकिन कुछ व्यक्तियों में संवेदी संदेश मस्तिष्क तक पहुंचने वाली तंत्रिकाएं अपर्याप्त या अक्षम थी, जिससे अनुभवों को प्रभावी रूप से प्रेषित करने से रोका जा सकता था। अब ये, अगर इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाऊं कि इनका ये मानना है कि सभी शिशुओं में मस्तिष्क की क्षमता समान थी, लेकिन कुछ व्यक्तियों में, कुछ बच्चों में संवेदी संदेश, जो आपका संदेश जा रहा है और आ रहा है, उस तंत्रिका के, जो जिस तंत्रिका के माध्यम से वो संदेश आ जा रहा है, वो तंत्रिकाओं में कुछ अक्षमताएं थी। उन तंत्रिकाओं में या तो कुछ कमी थी, या आदान प्रदान करने में कहीं सिग्नल जाने आने में कुछ कमी हो रही थी,
यानी कि पाथवे में कुछ दिक्कत आ रही थी, तो इस कारण से वो अपने अनुभवों को वहां पे प्रेषित नहीं कर पा रहे थे, वो बता नहीं पा रहे थे, वो सामान्य जैसा नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। दूसरी परिभाषा हम लेते हैं ट्रेड गोल्ड की। 1937 में इन्होंने दी। ये परिभाषा, मानसिक कमी एक ऐसी अपूर्ण मानसिक विकास की स्थिति है जो इस तरह और इस हद तक होती है कि व्यक्ति अपने साथी के सामान्य वातावरण में खुद को इस तरह से ढालने में असमर्थ होता है कि वह पर्यवेक्षण, बाहरी सहायता के नियंत्रण से स्वतंत्र रूप से अपना अस्तित्व बनाए रख सके। कि ट्रेड गोल्ड का कहना यह है कि मानसिक अक्षमता इस लेवल तक चली जाती है, इस लेवल तक वो व्यक्ति असहाय हो जाता है कि वो अपने साथी के सामान्य वातावरण में, जो उसके साथ का सामान्य बच्चा है, उसके वातावरण के अनुसार वो अपने आप को ढालने में असमर्थ होता है। दूसरा, बाहरी सहायता की, उसको कुछ ना कुछ बाहरी सहायता की स्वतंत्र रूप से अपना अस्तित्व बनाए रखने में भी दिक्कत आती है, तो उसको कुछ ना कुछ हेल्प चाहिए होती है, चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट की हो, चाहे वो स्पीच थेरेपिस्ट की हो, चाहे वो स्पेशल एजुकेटर की हो, चाहे उसके पेरेंट्स की हो, घर के वातावरण की हो, इन सब की उसको आवश्यकता पड़ती है। जैसे नॉर्मल बच्चा अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, सपोज करें एक बच्चे ने बाहर जाके टॉफी खा रहा था, उसकी टॉफी किसी ने छीन ली। अब वो टॉफी जिसने छीनी, तो एक तो व्यवहार ये बनेगा बच्चे का कि वो तुरंत उससे अपनी, जैसे उसने छीनी वो भी अपनी टॉफी वापस ले लेगा छीन के। ठीक। दूसरा व्यवहार क्या बनेगा? छीना झपटी करेगा बच्चा। तीसरा व्यवहार क्या बनेगा उसका कि जोर जोर से रो रो के चिल्लाने लग जाएगा, तो उसकी मदर आएगी, क्योंकि उसको चूंकि पता है कि मेरी मदर मुझे सपोर्ट करती है, तो उसकी मदर आएगी, वो टॉफी उसको दिला देगी। ठीक है। और जो चौथा व्यवहार बनता है वो असहनीय असामान्य स्थिति में वो वहीं का वहीं रुक जाएगा, ना तो वो ले पाएगा, ना वो रो पाएगा, ना वो चिल्ला पाएगा, ना वो छीन पाएगा। तो यहाँ हम आके कहते हैं कि वो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र रूप से फाइट नहीं कर पा रहा है। ठीक है ना, क्योंकि उसको वो संदेश नहीं पहुंच रहे हैं कि अब तुझे क्या करना है। हाथ से टॉफी छीनी तो दूसरे हाथ से उसको वापस भी लेनी है, उसको नहीं पहुंच रहे हैं संदेश। तो इस तरह की व्यवहार को सीखने के लिए फिर उसे बाहर की आवश्यकता पड़ती है, पर्यवेक्षक की या पेरेंट्स की या फिर एजुकेटर की, जो भी उसको अवेलेबल है। ठीक है। तीसरी परिभाषा जो है, ये ब्रिटिश मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1959 के आसपास की है। इसमें मानसिक मंदता 18 वर्ष की आयु में मस्तिष्क के अधूरे विकास की स्थिति के रूप में मौजूद होती है। मानसिक विकार जो होता है, मानसिक मंदता जो होती है, 18 वर्ष की आयु के मस्तिष्क में, इस आयु तक मस्तिष्क के अधूरे विकास की स्थिति के रूप में, मतलब मस्तिष्क का विकास ही नहीं हुआ, अधूरा विकास है, डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है उसका, तो इस रूप में उसमें 18 वर्ष की आयु तक मौजूद रहती है। इसके बाद चाहे अंतर्निहित वो, और ये विकलांगता जो है, चाहे वो अंतर्निहित कारणों से हो, अंतर्निहित मीन्स उसके इंटरनल कोई डिफेक्ट के कारण हो, या फिर किसी बीमारी के कारण हो, या फिर किसी चोट के कारण हो। ठीक है। बेसिकली जो, ये तो परिभाषा की बात है, बेसिकली जो अगर मैं बात करूं, तो अक्सर ये स्थिति तब बनती है, या तो डेवलपमेंट गर्भ में ही पूरा नहीं हुआ है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड पूरा नहीं हुआ है, और यदि वहां सब कुछ ओके है, तो ये स्थिति बनती है कि बच्चा हो सकता है आफ्टर बर्थ रोया ही नहीं हो, क्राई नहीं किया हो उसने, तो ऐसी सिचुएशन में मानसिक विकलांगता आ सकती है। नेक्स्ट है, ये अमेरिकन सोसाइटीज, अमेरिकन जो अनुसंधान के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी तरफ से ये कुछ परिभाषाएं हैं। अगली हम ले रहे हैं हैबर की परिभाषा। हैबर हैबर साहब कहते हैं 1959 में, 1959 में, मानसिक मंदता से तात्पर्य औसत से कम सामान्य बुद्धि, बौद्धिक सामान्य बौद्धिक कार्य प्रणाली से है। मानसिक मंदता जो है, औसत से कम, एक औसत जितना होना चाहिए उससे कम सामान्य बौद्धिक कार्य प्रणाली से, जो विकासात्मक अवधि के दौरान उत्पन्न होती है। क्योंकि इससे पहले तो हमें अगर मेडिकली हमें पता चल गया तब तो ठीक है, अगर आपको मेडिकली पता नहीं चला है तो आप बहुत मुश्किल से आप उसको
अनुभव कर पाते हैं, क्योंकि बच्चा का जैसे जैसे विकास होता है, उस विकास डेवलपमेंटल स्टेज में कहाँ वो बच्चा पीछे रह रहा है, उस पॉइंट को ऑब्जर्व करके फिर हम उस बच्चे का कंक्लूजन निकालते हैं कि हाँ ये डिसेबिलिटी में है या जा रहा है, या इसका डिले में कुछ ना कुछ डैमेज है। ठीक है। इस विकासात्मक अवधि के दौरान जो उत्पन्न होती है कार्य प्रणाली में बाधा, और इसके साथ साथ अनुकूली कार्यों में हानि के साथ जुड़ी होती है। मतलब जैसे कोई बच्चा सामान्य है, वो सामान्य बच्चा बहुत अच्छा काम कर लेता है, अपने आप पानी पी लेता है, चलिए बैठने, बच्चा 1 साल का हो गया, पानी पी लेता है, उठ के चलने का प्रयास करता है, बैठने तो लग गया। लेकिन जब एमआर की बच्चे, हम मेंटली डिसऑर्डर डिसेबल बच्चे की बात करेंगे, तो हो सकता है उसको बैठने में प्रॉब्लम आ रही हो सकता है वो बैठते ही लुढ़क जाता हो सकता है उसकी गर्दन नहीं वो बैलेंस कर पा रहा है। ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं, चलने की कोशिश करना चाहता है लेकिन उठ नहीं पा रहा है, तो वहां पे आके हमें पता चलता है कि बच्चा सामान्य से अलग है। नेक्स्ट है, अगली परिभाषा हम ले रहे हैं एएमडी की। ग्रॉसमान ने अपनी तरफ से बताया है कि 1973 में ये परिभाषा आई थी। मानसिक मंदता का तात्पर्य विकासात्मक अवधि के दौरान अनुकूली और प्रकट होने वाली कमियों के साथ साथ मौजूद औसत से कम बौद्धिक कार्य प्रणाली। कुल मिला के बात सारी कार्य प्रणाली पे आ रही कि बच्चा किन किन कार्यों में को करने में असमर्थ है ना। उसका प्रभाव सारा डेली उसकी कार्यविधि पे आ रहा है, डेली के जो उसके कार्यकलाप है उस पे आ रहा है, विकास पे आ रहा है। तो मानसिक मंदता का ग्रॉसमोर ने किससे जोड़ा? विकासात्मक अवधि के दौरान जो भी अनुकूली प्रक्रियाएं हैं या प्रकट होने वाली कमियों के साथ जो भी मौजूद है स्थिति, औसत से कम बौद्धिक कार्य प्रणाली को दर्शा रहा है, तो वो मानसिक मंदता में आएगा। अगली परिभाषा हम ले रहे हैं एएमआर 1983 में ये परिभाषा आई। मानसिक मंदता का तात्पर्य विकासात्मक अवधि के दौरान अनुकूली और प्रकट होने वाली कमियों के साथ साथ मौजूद से कम, ये सेम है, देखिए दोनों परिभाषाएं, एक ग्रॉसमान ने दी है और ये दूसरी उनके साथ ही दूसरी कहीं किसी किताब से उठा के सेम परिभाषा दी है, इसलिए इसको हम नहीं ले रहे। अगली परिभाषा हम ले रहे हैं, मानसिक मंदता वर्तमान कार्य प्रणाली में पर्याप्त सीमाओं को संदर्भित करती है। इसकी इसकी विशेषता यह है कि संचार, स्वभाव, स्व देखभाल, गृह जीवन, सामाजिक कौशल, सामुदायिक उपयोग, स्व निर्देशन, स्वास्थ्य, सुरक्षा, कार्यात्मक शिक्षा, अवकाश और अन्य कार्य जैसे निम्नलिखित लागू अनुकूलित कौशल के क्षेत्रों में से दो या दो से अधिक से संबंधित सीमाओं के साथ साथ औसत से कम बौद्धिक कार्य प्रणाली मौजूद है, तो वह मानसिक मंदता के श्रेणी में आएगी। मानसिक मंदता 18 वर्ष की आयु से पहले प्रकट होती है। मतलब 18 वर्ष के बाद ऐसा कहीं नहीं देखा गया कि मानसिक मंदता 18 वर्ष के बाद आई है। ये 18 वर्ष तक की आयु में ही ज्यादातर देखी जाती है, क्योंकि डेवलपिंग स्टेज वाली पीरियड है। किशोरावस्था में अपने इमोशनल फेज और एडल्ट फेज हमारे शुरू होते हैं, तो ये सब चीजें उसमें देखी जाती है। जैसे 10 साल का बच्चा है, 10-11 साल का बच्चा है, वो बाजार से थोड़ा बहुत सामान ले आता है, लेकिन मानसिक अक्षमता वाले बच्चे बाजार जाके सौदाबाजी में पैसा लेना देना ये सब नहीं कर सकते हैं। तो वहां हमें देखना पड़ेगा कि बच्चे में कहाँ क्या कमी है। ठीक है। अगली परिभाषा है 2008 में आई है एआईडीडी की तरफ से। बौद्धिक विकासात्मक विकलांगता पर अमेरिकन एसोसिएशन बौद्धिक विकलांगता एक विकलांगता है जो बौद्धिक कार्यप्रणाली और अनुकूली दोनों में महत्वपूर्ण सीमाओं की विशेषता बताती है, जैसे कि उसके वैचारिक क्षमता, सामाजिक क्षमता, व्यवहारिक अनुकूलन के कौशल, इन सब में वो डिफरेंट दिखता है, वो औसत से कम दिखता है, तो ऐसे में मानसिक मंदता हम उसको उस श्रेणी में ले आते हैं। भारत में कानूनी परिभाषा क्या है इसकी? पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 के अनुसार मानसिक मंदता का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति के दिमाग के विकास में रुकावट या अपूर्णता की स्थिति से जो विशेष रूप से बुद्धि की उप सामान्यता की विशेषता है, अगर ऐसा कहीं दिख रहा है, ऐसा कहीं आपको महसूस हो रहा है, तो वो बच्चा मानसिक विकलांग कहलाएगा। ठीक है।
अब मानसिक विकलांगताएं कितने प्रकार की होती हैं ये भी देख लें। ये कुल मिला के 5 प्रकार की होती है। अभी तक जो शोध सर्वे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये बताया जा रहा है। पहली है शारीरिक विशेषताएं, शारीरिक विशेषताएं। दूसरी मानसिक संज्ञानात्मक बौद्धिक विशेषताएं, जिनको हम मेंटल कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। व्यवहार संबंधी विशेषताएं, बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक। शैक्षणिक विशेषताएं, एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक, एजुकेशन के स्तर पे बच्चे में क्या क्या आना चाहिए उस लेवल के हिसाब से। संचार विशेषताएं, कम्युनिकेशनल कैरेक्टरिस्टिक। संचार में हमारी स्पीच आ गई, लैंग्वेज आ गई, ठीक है, और लैंग्वेज का अप्लाइड सेक्टर भी आ गया। तो ये सब इसकी विशेषताएं। सबसे पहले हम लेंगे शारीरिक विशेषताएं। शारीरिक विशेषताओं में बच्चे की बनावट, शरीर की बनावट में आपको क्या क्या दर्शाई दे रहा है, तो आप उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बच्चा मानसिक मंदता की श्रेणी में जा रहा है या है। माइक्रोसेल्फी माइक्रोसेफली, असामान्य रूप से सर बहुत छोटा होना। किसी किसी बच्चे का सर सामान्य से बहुत छोटा होता है, ठीक है, तो वो सामान्य से छोटा होना। एक मेरे ख्याल से यूट्यूब पे एक बच्चा दिखाई भी देता है कि उसका बहुत छोटा सर है, बॉडी स्ट्रक्चर उसका ठीक है लेकिन उसके अनुपात में उसका सर बड़ा छोटा है और वो बौना भी है थोड़ा सा। तो अगर आपने देखा हो, नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा। वो बच्चा काफी फेमस है क्योंकि वो मीडिया में रहता है। हाइड्रोसेफली, मस्तिष्क मेरु में द्रव से भरा हुआ होना। मस्तिष्क का जो ये मेरु वाला पार्ट है, ये अपना गर्दन से ऊपर का थोड़ा सा आगे का, इसमें अगर लिक्विड भरा हुआ होता है तो भी आपका जो मस्तिष्क है ठीक से काम नहीं करता है। डाउन सिंड्रोम अपने बच्चे देखे होंगे, इनकी उंगलियां मोटी होती है, चंद्रमा के आकार की आंखें होती है, छोटी नाक होती है इनकी, खुला मुंह होता है, मुंह हमेशा खुला रखते हैं और बॉडी थुलथुली होती है, फूली हुई बॉडी होती है इनकी, ठीक है। तो ऐसे बच्चे डाउन सिंड्रोम होते हैं। इन ये हमेशा डाउन सिंड्रोम बच्चा हमेशा दिमाग से थोड़ा सा सामान्य से कम होगा। हालांकि अगर उसमें भी कैटेगरी हम देखेंगे, माइल्ड है कि मॉडरेट है, सीवियर है, प्रोफाउंड है। माइल्ड बच्चे के साथ हमेशा काम किया जा सकता है, मैं आपको ये बता दूं। मॉडरेट के साथ फिर भी बहुत कम हो जाता है, लेकिन माइल्ड के साथ आप काम कर सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है ये बच्चे सामान्य धारा के साथ चल सके, जरूरी नहीं होता है। ये जब काम करते हैं तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पे वो बच्चा कितना गेन कर रहा है, ईगरनेस उसमें कितनी है, मस्तिष्क उसका कितना यूज हुआ है अभी तक, कितना यूज करना आता है, उसके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, टीम काम कर रही है, वो उसके लिए क्या क्या प्रोग्राम प्लान कर रही है, मैनेजमेंट कैसा है, उन पे डिपेंड करती है सब चीजें। बौनापन, बौना जैसा दिखना, इनका शरीर मोटा होता है, खुरदुरी और मोटी त्वचा होती है, छोटे और रूखे हाथ पैर होते हैं इनके, मोटी पलकें होती हैं इनकी, और नींद जैसा दिखते हैं। हमेशा इनकी आंखें अर्ध खुली हुई रहती हैं, आधी खुली रहती हैं, ऐसे लगता है अभी सो के उठ के आए। नेक्स्ट है शारीरिक विकास धीमा गति से होना। इनका शारीरिक विकास बहुत धीमी गति से होता है, हालांकि ये मोटे बहुत हो जाते हैं तो इनको हैंडल करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तीव्र और दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएं प्रकट होना। कुछ छोटी मोटी बीमारियां इनको हमेशा चलती रहती हैं, लेकिन कुछ दीर्घकालीन भी चलती है। जैसे एक बच्चा मैंने देखा था, मेरे पास आया था, उसको, वो बच्चा 5 से 6 साल के बीच का था और उसको डायबिटीज हो गया था, ठीक है, जबकि बाय बर्थ उसको नहीं था डायबिटीज, घर में कोई केस नहीं है ऐसा डायबिटीज का, कोई हिस्ट्री नहीं है डायबिटीज की, लेकिन उसको डायबिटीज हो गया, ठीक है। तो एक लंबा प्रोसेस हो गया ना, लंबी बीमारी हो गई उसको। मानसिक संज्ञानात्मक बौद्धिक विशेषताएं, मेंटल कॉग्निटिव इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक। इसमें बच्चे को क्या होता है कि परसेप्शन कॉग्निशन से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे अटेंशन कम होना, कम ध्यान अवधि, किसी भी चीज पे रेगुलर। जैसे मुझे सपोज करें हमने बच्चे को 10 मिनट की एक्सरसाइज करवानी है, 10 मिनट आपने उसके लिए, उस एक्सरसाइज के लिए निकाले हैं, तो वो 10 मिनट तक रेगुलर उस एक्टिविटी पे अपना अटेंशन देगा, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है वो 2 मिनट दे, हो सकता है वो 5 मिनट दे, फिर वो स्विच ऑफ हो जाए, इधर उधर उसका ध्यान भटक जाए, ठीक है। तो वो लगातार 10 मिनट तक वो नहीं बनेगा। खराब निर्णय शक्ति, डिसीजन मेकिंग बहुत खराब होती है इनकी, निर्णय क्षमता बहुत खराब होती है। आप इनसे कहोगे कि पानी का गिलास भरा हुआ है वो लेके आओ, तो वो जब लाएंगे तो पानी का गिलास हो सकता है आप तक पहुंचते पहुंचते वो ढोल दे, ठीक है। तो इनको अपना
निर्णय इनको वहां लेना पड़ेगा कि इस गिलास को सीधा का सीधा उठा के लेके जाना है, ऐसे कैसे लेके जाना है मुझे। ठीक है, आप जो चीज मंगाएंगे वो लेके आओ, सामने बॉक्स रखा है लेके आओ, तो बॉक्स की जगह वो इधर उधर ही कहीं जाएंगे। यानी कि अपने आप को अ, सामने वाले के निर्देशन से कोरिलेट करके फिर काम करना वो नहीं कर पाते हैं, है ना। और खुद की डिसीजन मेकिंग भी इनकी अच्छी नहीं होती है। खराब तर्क, सेल्फ हर्टिंग करते हैं ना कई बच्चे। अगर निर्णय क्षमता अच्छी होगी और वो समझ होगी उसमें थोड़ी बहुत, तो उसको पता चलेगा ना कि मैं सेल्फ हर्टिंग कर रहा हूँ तो मुझे ही लगेगी। ठीक है, कई बार तो बड़े बड़ों को नहीं पता होता कि हम अपनी ही हानि कर रहे हैं, तो डिसीजन मेकिंग खराब होती है कहीं ना कहीं। और यहीं से, ऐसी बात नहीं है कि डिसेबल बच्चों में निर्णय क्षमता खराब होती है, निर्णय क्षमता नॉर्मल बच्चों की भी कई बार देखी जाती है, जो उनकी बड़े होने पर उनकी लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे केसेस आए हुए हैं। खराब तर्क और समझ शक्ति। तर्क इनका हमेशा टू दी पॉइंट नहीं होता, इधर उधर से घूमता हुआ जाता है। समझ शक्ति तो होती नहीं है, क्योंकि हम कॉग्निटिव की बात कर रहे हैं, समझ की ही बात कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग इनकी एज से हमेशा पीछे चलती है। अगर 5 साल का बच्चा है तो वो हो सकता है 4 साल की समझ जितनी बात करे, हो सकता है 2 साल की समझ जितनी बात करे, इसीलिए तो हम उसको औसत से कम बुद्धि बोल रहे हैं, है ना। सीखने में धीमा, क्योंकि अब इसकी जब मेंटल एज जो होती है क्रॉनिकल एज से कम होती है, तो जाहिर सी बात है कि वो 5-6 साल का बच्चा है, उसकी सीखने की गति वो 3 साल वाले बच्चे जितनी होगी। तो आपको उसको 3 साल पे अपने आपको 3 साल पे स्टैंड करके फिर उसके लिए कोई प्रोग्राम प्लान करना पड़ेगा, कि ये बच्चा 5 साल जितना नहीं सीख पाएगा, है ना। खराब सुनने और सोचने की शक्ति। अच्छे लिसनर नहीं होते बच्चे, लिसनिंग कर लेंगे तब तो वो सीख ही जाएंगे, तो लिसनिंग आती ही नहीं है इनको। सोचने की शक्ति भी उसी पर डिपेंड करती है कि आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, तब आप बोलेंगे। जब आप देखना और सुनना ही नहीं चाहते हैं तो बोलेंगे कहाँ से। ठीक है, तो सोचने की शक्ति भी नहीं होती इनकी। अमूर्तता में खराब, एब्स्ट्रैक्ट जो चीजें होती हैं, जैसे दुखी होना, खुश होना, उदास होना, इमेजिन करना, वो सब इनको नहीं आता। अल्पकालिक स्मृति, शॉर्ट मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है इनके पास। अभी आपने कुछ चीजें सिखाई, कुछ एक्टिविटी सिखाई, अभी सीख ली, लेकिन कल जब वापस रिपीट करेंगे तो वो नहीं आएगी, उनको वापस समझाना पड़ेगा आपको। तो जब मल्टीपल टाइम जब रिपीट हो जाती है एक एक्टिविटी, तब जाके इनको समझ में आता है कि हाँ ये काम ऐसे हुआ था। प्रेरणा की कमी, मोटिवेशन नहीं होता इनमें, आप कितना ही कर लें, क्योंकि जब दिमाग में इनके बैठ ही नहीं रही चीज तो कैसे जाएगी, है ना। रचनात्मकता की कमी, क्रिएटिव नहीं होते ये बच्चे, धीमी प्रतिक्रिया होती है किसी भी चीज को, ये बहुत धीमी प्रतिक्रिया देंगे। एक उदाहरण मैं देती हूँ, मेरे पास एक बच्चा आता है, कोई भी चीज अगर उसको बोली जाए तो कभी भी वो 5-6 बार बोलने पर तब जाके सुनता है, इससे पहले तो वो सुनता ही नहीं है। ठीक है, अब जब सुन नहीं रहा तो सामने से जो आउटपुट आना है, प्रतिक्रिया आनी है किसी भी एक्टिविटी की, तो वो लेट आती है, ऑटोमेटिकली लेट आती है। तो ये सब चीजें कोरिलेट है, अगर सुन ही नहीं रहा है बच्चा, देख ही नहीं रहा है। कई बार ऐसा होता है कि फ्लैश कार्ड लेके आप बैठे हो, लेकिन उसका फ्लैश कार्ड पे उसके आंखों के सामने है वो फ्लैश कार्ड, लेकिन वो वहां नहीं देख के वो साइड में, बाजू में, इधर उधर में देखना देखना शुरू कर देता है बच्चा। तो जब उसने कार्ड को देखना ही नहीं है और देख रहा है तो ब्लर पोजिशन पे देख रहा है उसको, तो वो कैसे बताएगा कि ये क्या है ना। स्पष्टता का अभाव, ये कई चीजें समझ नहीं पाते हैं स्पष्ट रूप से। जैसे जब मैं उनको बच्चों को एकेडमिक लेती हूँ, तो सबसे बड़ी मुश्किल आती है अंग्रेजी कॉपी में, इंग्लिश की कॉपी में हमें राइटिंग करवाना। ठीक है, उसका जो वो 4 लाइन का सेगमेंट होता है, 4 लाइन का जो तरीका होता है लिखने का, वो उससे ऊपर नीचे जाता है। क्योंकि पहली चीज तो ये है कि इंग्लिश में लेटर बहुत अलग अलग तरीके से लिखते हैं, कुछ 3 लाइन वाले हैं, कुछ 2 लाइन वाले हैं, कुछ 4 लाइन वाले हैं, है ना। कुछ 3 में ही आते हैं, जैसे पी, क्यू, क्यू नीचे की 3 में आता है, पी ऊपर की 3 में आता है। तो इस तरीके से वो बच्चा कंफ्यूज रहता है पहली बात। ठीक है, अब जब उसको आपने सिखा दिया, करवा दिया, है ना, जब वही प्रक्रिया आप उसको दूसरी टाइप की एक्सरसाइज में लेंगे, जैसे सपोज करें कि मैंने उसको A to Z लिखवा दिया कॉपी में, ठीक है, विद हेल्प, विदाउट हेल्प, जैसे भी उसका पूरा हो गया ये टास्क। अब हम उसमें दूसरा टास्क लेना है, ऐड करना है दूसरा हमें। तो हम उसको कहेंगे कि चलो मैं बोल रही हूँ, आप सुनो और सुन के गोला लगाओ, सर्कल बनाओ, सर्कल द लेटर। ठीक है, अब वो सर्कल द लेटर लगाने में क्या करेगा, नॉर्मल बच्चा तो ढूंढ लेगा ना उसे,
चलिए मैंने कहा डी पे सर्कल द डी, तो वहां पे ढूंढ लेगा वो डी को, लेकिन जो मानसिक अक्षमता वाले बच्चे हैं वो ढूंढ नहीं पाएंगे। वो पेंसिल को घुमाते रहेंगे, इधर उधर रख देंगे, पेंसिल ड्रॉप डाउन कर देंगे। तो कहने का मतलब उनकी स्पष्टता नहीं होती, उनको ये नहीं पता कि मैम ने ये कहा है कि डी पे गोला बनाओ तो डी पे तुरंत सर्किल बना दें। पहली बात तो डी ढूंढने में दिक्कत आएगी, अगर इसको हम और शॉर्ट में और डीप में चले जाएं इसको डिस्क्राइब करने के। पहली चीज तो उन्होंने सुना या नहीं सुना, ये। सेकंड, वो फिर डी को सर्च आउट कर पाएंगे, ढूंढ पाएंगे? उसको ढूंढना, सुनना, फिर ढूंढना, फिर उसके बाद उस पेंसिल को मान लीजिए हाथ में है तो ठीक है, हाथ में नहीं है तो पेंसिल को उठाएंगे। इतनी जब पेंसिल उसने उठाई तो चूंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी है तो वो डी वापस चला गया दिमाग से, इतने में आपने फिर बोल दिया है ना, डी को गोला बनाओ। अब वो पेंसिल भी पकड़ ली, अब डी ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है उसे, डी ढूंढ रहा है वो, ठीक है। अब गलती से वो डी की जगह ओ पे पहुंच गया, तो डी फिर दिमाग से निकल गया उसके। फिर आपने बोला चलो डी पे गोला बनाओ, ठीक है। अब वो यहाँ तक आते आते क्या हुआ, गलती से उसने पेंसिल छोड़ दी क्योंकि ग्रिपिंग भी नहीं है उसमें, है ना। अब पेंसिल छोड़ दी, पूरा टास्क खत्म हो गया आपका। अब वापस से शुरू करेंगे। तो ऐसे करके वो अस्पष्टता जब होती है ना, स्पष्ट नहीं होता किसी भी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए, फिर उसको अडॉप्ट करने के लिए, उसको गेन भी नहीं कर रहा है ना, वो लिसन भी नहीं कर रहा है, उसको लिसनिंग भी नहीं है, तो वो आगे का आउटपुट धीरे आता है, बहुत धीरे आता है। तो इन बच्चों के लिए जो काम करता है इनके साथ, वो भी एनर्जेटिक होना चाहिए, तभी काम कर पाता है ना। खराब आंख हाथ का समन्वय, अभी मैंने बताया पेंसिल आप पकड़ ही नहीं रहे हैं, डी आप ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं, है ना। तो इसके लिए अब ये अटेंशन लाने के लिए इस बच्चे को तरह तरह की एक्सरसाइज करवानी पड़ेगी हमें, तब जाके इसको पता चलेगा। एक बच्चा है, अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊं तो उसमें अटेंशन की कमी थी, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन भी नहीं था उसमें, ठीक है। तो हमने क्या किया, टेबल पे बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स रख दिए, ठीक है। अब उस टेबल पे जो फ्लैश कार्ड रखे, तो एक तो हम पूछ रहे हैं उसके लेफ्ट साइड वाले से, कब ये उठा के दो हमें, है ना। दूसरा हमने लिया राइट साइड वाले से, ठीक है। इस तरह से हमने डायरेक्शन वाइज उसको अलग अलग दिया। तो उसकी जो फर्स्ट डे पे जो स्पीड थी वो बड़ी स्लो थी, लेकिन जब वो एक्टिविटी हमने 10 दिन करवाई, 15 दिन करवाई, तो उसकी एक्टिविटी में थोड़ी सी स्पीड आई। स्पीड आने का मतलब है कि उसको आंख से देखना भी जा रहा है, उठाना भी जा रहा है और देना भी जा रहा है आपको, ठीक है। तो वो उस कार्ड को ढूंढ रहा है, सुन रहा है, पहले तो सुन रहा है, फिर वो उस कार्ड को ढूंढ रहा है, फिर उस कार्ड को उठा रहा है और उस आपको तुरंत दे रहा है। और आपको जब तुरंत दे रहा है तो दे, जैसे ही आपके हाथ पे रखा तुरंत दूसरा कमांड आपने दे दिया। दूसरा कमांड देते वो फिर कितनी देर में उठा के ला रहा है, इन सबको हम ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद फिर हमें पता चलता है कि इस बच्चे में कितने दिन में कितना स्पीड पे फर्क आया, ठीक है। अगला है व्यवहार संबंधी विशेषताएं, बिहेवियरल, उस पे क्या क्या आपको दिखती है विशेषताएं जब बच्चा मानसिक अक्षम होता है। अनुकूलनीय नहीं होना, किसी भी मामले में अनुकूल नहीं होते। सपोज करें इस एक बच्चे को आप मेरे पास एक बच्चा आता है, उसको मैं एक चेयर देती हूँ बैठने के लिए, अब गलती से वो चेयर उसकी चेंज हो गई तो वो बेचैन हो जाता है। अगर आपने सेटअप चेंज कर दिया तो बच्चा बेचैन हो जाएगा। अगर मम्मी ने घर पे चादर बदल दी, बहुत दिनों से बिछी हुई थी वो बदल दी, तो वो दिक्कत दे जाएगा। एक बच्चा आता था मेरे पास, उसकी ये विशेषता थी कि उसके पास एक पजामा था रेड कलर का, तो वो रेड कलर का पजामा उसमें छेद हो गए, फट गया, वो टांके उधड़ गए क्योंकि बहुत पुराना हो गया था, ठीक है। और रोज पहन रहा था तो बेचारा पजामा तो फटेगा ना। अब वो उसको उसको नहीं छोड़ रहा है वो, जाऊंगा मैं कहीं भी तो यही पजामा पहन के जाऊंगा, मुझे तो यही चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की भी आदतें होती है, अनुकूल मतलब एडजस्ट नहीं कर पाते कहीं पे जल्दी से, ठीक है। फिर दोहराव, रिपीटेशन, हर चीज का वो दोहराव करते हैं। कोई एक्शन ले लेंगे, या फिर आपको चूंकि वोकेबलरी नहीं है बच्चे की, अगर बोलना नहीं आया तो वो रिपीटेशन होता है, रिपीटेटिव सेंटेंस बोलता है। क्या नाम है आपका, क्या नाम है आपका, वो अपना नाम नहीं बताएगा, रिपीटेड रिपीट करेगा हर चीज को। उम्र के अनुरूप नहीं होना, अपनी उम्र से हमेशा पीछे होते हैं बच्चे। सीमित, सीमित उसमें, माफ कीजिएगा, सीमित सामाजिक कौशल, इनका जो सामाजिक कौशल होता है वो भी सीमित होता है, लिमिटेड ही काम कर पाते हैं, ज्यादा नहीं काम कर पाते।
कम्युनिकेशन में, सोसाइटी में सामान्य बच्चे की तरह ये अपने कौशल में परिपूर्ण नहीं होते। विभिन्न सामाजिक स्थितियों में भीड़ में जाना इनको बुरा लगता है, शादी फंक्शंस में जाना इनको अच्छा नहीं लगता है, ज्यादा शोर होता है तो ये एकदम से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, कान बंद कर लेते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं कि आप सामान्य नहीं लगते हैं। ठीक है, सामाजिक स्थितियों को समझने में सामाजिक जो स्थितियां होती है उनको समझने में बड़ी कठिनाई होती है इनको। जैसे एक बच्चा मेरे पास आता था तो उसको सड़क पे भागना है, अब उसको ये नहीं पता कि कोई गाड़ी मुझे टक्कर मार देगी, कोई अंकल मुझे पकड़ के ले जाएंगे, कोई मुझे डांट देगा, या किसी की गाड़ी को मैं हाथ लगाऊंगा तो कोई मना करेगा मुझे, नहीं लगाना है दूसरे की गाड़ी को हाथ, तो वो चीजें इनको समझ में नहीं आती है। कम हताशा, सहनशीलता, सहनशीलता इनमें कम होती है, कई बार ये बहुत हाइपर भी हो देखे गए हैं ऐसे बच्चे। खराब आत्म स्वधारणा, इनकी अपनी सेल्फ इमेज कुछ भी नहीं होती है, ये उस तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं, इनको पता भी नहीं होता है। ठीक है, तो अपनी इमेज का ये कुछ ऐसा नहीं सोचते कि मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा बनूं, इनको उन शब्दों के अर्थ ही नहीं पता होते। अनुमोदन चाहता है बार बार अपनी बात को मनवाने के लिए, और आसानी से प्रभावित हो जाता है, आप इनको इजीली अपने में अपनी बात मनवा सकते हैं, क्योंकि इनको तर्क क्षमता नहीं है ना, निर्णय क्षमता नहीं है क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो ये आसानी से अपनी बात, आपकी बात मान लेते हैं। अनुमोदन चाहते हैं बार बार आपसे, आपसे कुछ कहलवाना चाहते हैं उसके बाद ही काम करेंगे। जल्दी गुस्सा आना, इन बच्चों को जल्दी गुस्सा आ जाता है। आत्मविश्वास की इनमें कमी होती है और बेचैनी दिखाते हैं बच्चे। कहीं नई जगह जाएंगे, घर में नए मेहमान आए हैं जो इसने पहली बार देखे हैं इस बच्चे ने, तो वो उसको बेचैनी होने लग जाती है। शैक्षणिक विशेषताएं, ये पार्ट बहुत बड़ा है लेकिन इसमें हमने कुछ कुछ ही विशेषताएं ली हैं। बुनियादी शैक्षणिक कौशल जैसे पढ़ना लिखना और मैथमेटिक्स, इनमें ये औसत से कम प्रदर्शन करते हैं, औसत से कम सीखते हैं, और सीखने का जो इनका एक्सप्रेसिव तरीका होता है वो भी कम होता है। ठीक, पढ़ने और सुनने की समझ में आवश्यकता वाली जो गतिविधियां होती हैं, पढ़ने की और सुनने की जो समझ बढ़ाए, ऐसी जो एक्टिविटीज हम कराते हैं उनमें उनको सीखने में इनको कठिनाई होती है। मौखिक संचार, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में दिक्कत होती है इनको, लिखित संचार कौशल से बेहतर होते हैं। मौखिक संचार में वैसे तो दिक्कत होती है लेकिन लिखित से इनका वो बेटर होता है फिर भी, लेकिन वो भी उसका औसत से कम होता है। मौखिक संचार औसत से कम होता है लेकिन वो लिखित क्षेत्र से उसका ठीक होता है फिर भी। अनुभव के माध्यम से अर्जित करने और आकस्मिक सीखने में सीमित होते हैं बच्चे, इनको अनुभव का नहीं पता होता है। अनुभव के माध्यम से सीखने के लिए और आकस्मिक सीखने की क्षमता बढ़ाने के लिए इन पर काम किया जाता है, तब जाके ये बच्चे सीख पाते हैं। ठीक है, तो ये सारी शैक्षणिक पार्ट है, लेकिन शैक्षणिक पार्ट बहुत विख्यात है, बहुत बड़ा है। इसको समझने के लिए कम से कम आपके 2 या 3 वीडियो बनेंगे, तब आपको मैं समझा पाऊंगी। संचार विशेषताएं अपने आप में अलग से एक टॉपिक है, जो इनमें क्या पाया जाता है, क्या क्या इनमें लक्षण होते हैं इससे रिलेटेड। सीमित शब्दावली होती है इनकी, वोकेबलरी शब्द भंडार बहुत कम होता है, इसीलिए रिपीटेशन भी करते हैं कभी कभी, या फिर ये बात ही कम करते हैं, या फिर अगर इनके मान लीजिए स्पीच लेवल पे प्रॉब्लम है तो फिर ये तुतला के कुछ भी अनाप शनाप जो भी मीनिंगलेस है वो बोलना शुरू कर देते हैं। भाषण, स्पीच और भाषा विकास में देरी होना, स्पीच में अगर देरी हो गई तो भाषा का डेवलपमेंट भी इनका देरी से ही होगा, ग्रामेटिकल बहुत एरर करेंगे। उच्चारण संबंधी सोडा प्रदर्शित करना, उच्चारण संबंधी विकार, अगर जो स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपीज को जानते हैं, इस क्षेत्र को जानते हैं, वो जानते होंगे कि आर्टिकुलेशन जो और उच्चारण संबंधी विकार होते हैं उनको हम सोडा की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, इस पे भी मेरा एक वीडियो बना हुआ है, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। लिखित संचार कौशल में कमी होना, प्रश्नों का धीमा प्रसंस्करण जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर देरी से उत्तर मिलते हैं। प्रश्नों का धीमा, जब ये नॉर्मल सेंटेंस नहीं समझ पा रहे हैं तो प्रश्नों को तो समझ ही नहीं पाते हैं, और प्रश्नों को जब समझ नहीं रहे हैं तो उत्तर आने में देरी होती है, या फिर अधिकतर वन वर्ड उत्तर आएगा। मेरे पास एक बड़ा बच्चा आता है 10-12 साल का, उसको हमने बहुत कुछ समझा दिया, सिखा दिया, उसको काफी अच्छा कर दिया, लेकिन जब वो लिखता है तो फिर भी पूरा आंसर देता है, लेकिन जब भी आप पूछेंगे तो वो पूरा आंसर कभी नहीं देगा, वो वन वर्ड आंसर देगा। जब आप सेकंड टाइम उसको टोकेंगे कि नहीं पूरा आंसर दो, तब वो पूरा आंसर देगा, आता उसको है लेकिन शॉर्टकट लेते हैं ये, है ना। मातृभाषा में कमजोर होना,
इनकी मातृभाषा भी कमजोर होती है, क्योंकि जब इनका सीखने का समय होता है उस समय तो इनका डेवलपमेंट मेंटल वाला इशू रहता है, और भी इश्यूज आते हैं, क्योंकि मेंटल विकार जब आते हैं, मानसिक अक्षमता आती है, तो और भी इसके साथ साथ मल्टीपल डिसेबिलिटीज होती है। इसीलिए हम इसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या मल्टीपल डिसेबिलिटी बोलते हैं। कई निर्देशों को समझने में समस्या आती है। इनको बहुत सारे निर्देश होते हैं, जो जैसे सपोज करें आपने 2 कमांड्स दिए, रसोई में जाओ, आलू लाओ। अब ये रसोई में चूंकि पहला, या तो ये पहला सुन लेगा, दूसरे को नहीं फॉलो करेगा, या फिर ये पहले वाले का पहला पहला और दूसरा जब आपने दो एक साथ दिए तो लास्ट वाले को सुन लेगा और पहला वाला इसके दिमाग से निकल जाएगा। तो आलू तो इसको समझ में आ गया, लेकिन आलू लाना कहाँ से अब ये नहीं पता इसको। ठीक है, रसोई तो इसने सुन लिया, रसोई में जाना, लेकिन रसोई में जाके लाना क्या है वो नहीं पता इसको। तो 2 इंस्ट्रक्शंस को एट ए टाइम ये मेमोरी में अपने नहीं ला पाते, इसलिए वो फॉलो भी नहीं होता है। असामान्य आवाज, आवाज इनकी बहुत टूटी फूटी होती है। क्यों? क्योंकि जब हम स्पीच और लैंग्वेज पे काम करते हैं तो उस पे टंग पे भी काम होता है। टंग पे काम होने के लिए जब हो सकता है बच्चे की टंग थिकनेस हो, टंग आगे से मोटी हो, टंग टाई हो, या कुछ और प्रॉब्लम हो, है ना, तो इनकी आवाज क्लियर नहीं हो पाती है, अच्छी आवाज नहीं बन पाती है, टूटी फूटी सी आती है। आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा बताइएगा, और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।